वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट लीगल हिस्ट्री के ऊपर, लास्ट में हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम टॉपिक को कवर किया था। आज हम इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इनके अंदर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है द ग्रेट डिबेट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया। इसके अंदर हम इंग्लिश लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, उसके अंदर हम व्यूज़ को पढ़ेंगे जो कि विग्स, पैटर्नलिस्ट और यूटिलिटेरियनिज्म, इनके व्यूज़ को पढ़ेंगे। विग्स जो था, विग्स क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी थी। पैटर्नलिज्म का मतलब क्या था? जो कंपनी थी जो यहाँ पर वो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस जो बना रही थी, जो वो लोगों पर एक तरीके का अपना गवर्नमेंट चला रही थी, उसको हम पैटर्नलिस्ट्स बोलते हैं। और यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूटिलिटी की बात करता है कि उस वक्त क्या यूटिलिटी थी, जिसके अंदर हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। इंडिया में जो इंग्लिश लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर इन सब के जो व्यूज़ थे वो क्या थे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। जो इंग्लैंड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम चलती थी। दो पार्टीज़ थी, एक टॉरिस और एक विग। तो ये दोनों उस वक्त पावर में थी और ये दोनों अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। और इनका जो मेन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ था वो 17th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक रहा। विग्स जो थी वो एक लिबरल पार्टी बन गई थी और वो अपोज करती थी स्ट्रॉन्ग मोनार्की सिस्टम, और कैथोलिक्स जो थे, कैथोलिक किंग जो थे, उनके अगेंस्ट काम करती थी और वो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मोनार्की सिस्टम जो है, जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, कैथोलिक कोई किंग है और उसका ही कब्ज़ा चल रहा है पूरे इंग्लैंड में, तो इस तरीके के नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम आना चाहिए। देन टॉरिस बाद में कंजर्वेटिव पार्टी बन गई थी और ये बिलीव करती थी स्ट्रांगली हेरिडिटरी सक्सेशन। इसके अंदर जो रॉयल्स थे, बिग रिच रॉयल फैमिलीज़ थी, वो इसको फेवर करती थी और ये हेरिडिटरी सक्सेशन में स्ट्रांगली बिलीव करता था और ये स्ट्रॉन्ग मोनार्की सिस्टम को चाहता था। अब बात करते हैं विग्स की डेफिनेशन, मतलब विग्स कौन थे उसको डिफाइन किया गया है। विग्स एक मेंबर या सपोर्टर थे मेजर ब्रिटिश पॉलिटिकल ग्रुप के, जो 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक थे। उनका काम ये था कि रॉयल अथॉरिटी थी उनको लिमिट करना और पार्लियामेंट्री पावर को इंक्रीज़ करना। देन उसके बाद आता है टॉरी कौन थे? जो टॉरीज़ थे उसके अंदर जो मेंबर या सपोर्टर होते थे, जो मेजर पॉलिटिकल ग्रुप था, ये 18th सेंचुरी स्टुअर्ट्स जो किंग थे, और लेटर उसके बाद रॉयल अथॉरिटीज़ उसको सपोर्ट करने लगी और जो भी इस्टेब्लिश चर्च थे वो उसके सपोर्ट में थे। और ये प्रिजर्व करता था, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता था और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को डिफीट करता था, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं मानता था, अपोज करता था उसका। विग एंड टॉरी जो थे वो टू अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी थी या फैक्शन थी। फैक्शन मतलब ग्रुप था, एक पॉलिटिकल ग्रुप था इंग्लैंड का, जो कि 18th सेंचुरी के दौरान था। विग्स जो थे पॉलिटिकल पार्टी थी और जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में के अंदर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सब आते थे। बिटवीन 1680 एंड 1850 में विग्स जो थे वो पावर में थे। अपनी राइवलरीज जो थी, मतलब राइवलरी पार्टी के विपक्ष में टॉरीज पार्टी थी, उनके खिलाफ वो विग्स उस टाइम पर पावर में थी। विग्स जो था, जिसका पॉलिटिकल ग्रुप था, वो इस एम से उसकी शुरुआत हुई थी, वो अपोज करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की को, वो अपोज करेंगे। और जो कैथोलिक एम्पेसिपेशन है, मतलब जो वहाँ कैथोलिक किंग्स का जो अपना राज चल रहा था, उसके अगेंस्ट वो अपनी पॉलिटिकल ग्रुप को चला रहे थे, जिसके अंदर सपोर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म को उन्होंने सपोर्ट किया और ग्लोरियस रेवोल्यूशन में सेंट्रल रोल प्ले किया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या था कि इस रेवोल्यूशन को कैथोलिक किंग्स के खिलाफ, जो रॉयल किंग्स थे उनके खिलाफ इस रेवोल्यूशन को चलाया गया था, क्योंकि जो किंग्स थे वो अपनी मनमानी से वहाँ के जो लोग थे उन पे टैक्स बढ़ा रही थी। तो उसको रोकने के लिए उनके जो रूल्स थे या फिर जो वो वहाँ पे उन लोगों से टैक्स ले रहे थे, उसको हटाने के लिए उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन चलाया था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए थे। इसकी वजह से जो रोमन कैथोलिक
स्ट्रच किंग्स थे या उनके प्रिटेंडर्स थे वो उनके एनिमी हो गए थे। इस पीरियड में विग्स जो था, विग्स पॉलिटिकल पार्टी वो सुप्रीम पे थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, लोकल जो लोग थे, जो ट्रेड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स थे, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे विग्स, इसलिए उसको उस पीरियड को विग्स सुपरमेसी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1714 से लेकर 1760 तक रहे। उस टाइम में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और वो अपना एस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे इंडिया पर पकड़ बना रही थी। और इंग्लैंड में क्या था, विग्स जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट को 1715 में। और जो भी टॉरिस के पास पोजीशन थी, मेजर पोजीशन थी गवर्नमेंट में, उनको उससे हटा रही थी, जैसे आर्मी, चर्च ऑफ इंग्लैंड, लीगल प्रोफेशन, लोकल पॉलिटिकल ऑफिस से उन्हें हटा रही थी। विग्स पॉलिटिकल पार्टी के जो फर्स्ट लीडर थे रॉबर्ट वॉलपल, उन्होंने मेंटेन किया, मतलब कंट्रोल किया गवर्नमेंट को 1721 से लेकर 1742 तक। उसके बाद जो उनके शिष्य थे, जो प्रोटेज मतलब शिष्य जो थे, हेनरी पेलहम, उनके पास गवर्नमेंट आ गई और 1743 से लेकर 1754 तक उन्होंने देखा। ग्रेट ब्रिटेन में रिमेन एक ही सिंगल पार्टी उस वक्त काम कर रही थी, जो कि विग्स कर रही थी, जब तक कि किंग जॉर्ज थर्ड जो थे वो थ्रोन में नहीं आ गए 1760 में। 1760 में उसके बाद उन्होंने अलाउ किया टॉरिस पॉलिटिकल पार्टी को कि वो वापस आ जाए, और जो विग पार्टी है वो रिमेन पावर में थी और वो रिमेन स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मतलब वो विग्स पार्टी जो थी उसने पावर अपनी जो है वो बहुत स्ट्रांगली कर ली थी, बहुत सालों से वो अपनी पावर में थी, उसको उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और इसीलिए हिस्टोरियंस जो थे उस पीरियड को 1714 से लेकर 1783 के पीरियड को एज ऑफ विग ओलिगार्की इस नाम से वो जानते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है जब कोई स्मॉल ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो कंट्रोल करती है ओवर अ कंट्री, तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। तो उस टाइम पे विग्स जो थी वो सिंगल पार्टी थी जो कंट्रोल कर रही थी उस टाइम पे इंग्लैंड में। उसके काफ़ी टाइम बाद जो विग्स जो थी उसको सपोर्ट मिल रहा था एमर्जिंग इंडस्ट्रियल रिफॉर्मिस्ट का, और जो मर्केंटाइल क्लास के जो पीपल थे उनका उसमें सपोर्ट मिल रहा था। और टॉरिस जो थी वो उसको सपोर्ट मिल रहा था फार्मर्स, जो लैंड ओनर्स थे, जो रॉयल थे, रॉयल किंग्स थे या रॉयलिस्ट थे, और इम्पीरियल मिलिट्री जो थी वो उनके फेवर में थी। By the first half of the 19th century, विग्स जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका प्रोग्राम ये था कि वो जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, फ्री ट्रेड है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है, और एक्सपेंशन वो करता था वोटिंग पावर की, मतलब फ्रेंचाइजी सफ्रेज की बात करता था। और तो अपने जो भी राइट्स थे वो इक्वल चाहता था कैथोलिक्स के साथ में। इन सब चीज़ों पे विग्स का जो प्रोग्राम था इन पॉइंट्स की ओर वो अपनी इस प्रोग्राम के ज़रिए काम करने लगे थे। पहले जो विग्स पार्टी थी वो अगेंस्ट थी कैथोलिक्स के, बट बाद में क्या था, उन्होंने कंप्लीट इक्वल राइट्स मांगा था कैथोलिक्स के लिए। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स पे वो काम कर रही थी विग्स पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद गवर्नमेंट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शन कर रही थी वो फंक्शन कर रही थी लाइक अ इंडियन रूलर। इस सेंस में ये जो अथॉरिटी थी, मतलब अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्परर की थी, उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया, और जो कॉइन्स थे उनके नाम के उन्हें चलाया गया। और यहाँ तक कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, उसको यूज़ किया गया। और हिंदू और मुस्लिम को लॉज जो थे उन्हें कोर्ट में एडमिनिस्टर किया गया। लॉर्ड क्लिव ने उस टाइम पे रिकमेंड किया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसके डबल गवर्नमेंट के अंदर कौन था, जिसमें हिंदूज जो थे, नेटिव लॉ थे वो अप्लाई किए गए थे, साथ ही साथ जो कंपनी चल रहा था, जो कंपनी थी, कंपनी के रूल्स जो चल रहे थे उसको भी अप्लाई किया गया। तो उसमें डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाया गया। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको नवाबी ऑफिशियल्स के हाथों में छोड़ दिया गया, जबकि सिविल और फिजिकल मैटर्स को कंपनी कंट्रोल कर रही थी। कंपनी का उस टाइम पे इंडिया में लीस्ट इंटरवेंशन था, क्योंकि जिससे कि जो भी वहाँ पे नेटिव्स हैं या फिर वो अवॉइड कर सकते हैं वहाँ के जो सिविल डिस्टर्बेंस है उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस पॉलिसीज़ में, जिसमें कि पूरा जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम है वहाँ पर इसीलिए चलाया गया जिससे कि वो अवॉइड कर सकें सिविल डिस्टर्बेंस को। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो भी एक्शन लिया जाता है वो पर्सन या फिर किसी ग्रुप की लिबर्टी के लिए लिया जाता है, और वो जो भी
काम कर रहा है उसका इंटेंशन ये होता है कि वो प्रमोट कर सकता है, उनके कॉमन गुड के लिए काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, तो फर्स्ट उन्होंने यही दिखाया था मुगल एम्पायर को कि यहाँ पे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उनका ट्रेडिंग सिस्टम इंक्रीज़ होगा, जिससे कि इंडिया को ग्रोथ मिलेगा। तो इस तरीके से जो उनका व्यूज़ था, जो उनके आने से जो इंग्लिश लॉ का जो इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ ये बताया गया है। तो फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब जब यहाँ पे उन्होंने एक तरह से सक्सेस पा लिया था, तो उस स्टार्टिंग में उन्होंने क्या काम किया, तो स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे ज़मींदार होते थे, राजा होते थे। तो जो राजा थे, जो उनका लोकल इन्फ्लुएंस था, राजा ज़मींदार या फिर जो मुग़ल स्टेट में जो लोकल नेटिव्स थे, उनका जो कब्ज़ा था, उनको वो हटाना चाहते थे। मतलब अपने ट्रेडिंग को फ्री फ्लो चलाने के लिए और जो यहाँ का रेवेन्यू था उसके लिए वो काम करना चाहते, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था उसको वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो इससे क्या होता, इससे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू किया, साथ साथ उन्होंने टेरिटरीज़ पे अपनी पॉलिसी चलाना, उनको सर्वे करना शुरू कर दिया था, जिससे कि जो उनका जो कंट्रोल था, तो वो कंट्रोल किस पे होने लगा था, जो भी वहाँ पे एरिया था, जो भी अपना यहाँ पे पावर था, उन पे वो एक्सेसिव कंट्रोल चाहते थे। और जाहिर तौर पर इसी उद्देश्य के लिए, मतलब इसी एम के लिए उन्होंने टेरिटरीज़ में पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी बनाने में उन्होंने बहुत ही सावधानी बरती। और जो भी उनके रेगेलिया ऑफ पावर थे, मतलब कि जो भी उनके चिन्ह थे, जैसे कि उनका जो फ्लैग था या फिर उनकी यूनिफॉर्म थी, बैजेस थे, सील थे, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर लाने शुरू कर दिए थे। और इसी तरीके से वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे, और ये दिखा कर के वो उनकी मतलब इंडियंस की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से इसने यहाँ पे एक धीरे धीरे इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरफ ये इंडिकेट भी कर रहा था, जो इस आधार पर आधारित था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उनकी जो फ्रीडम थी, मतलब उनकी फ्रीडम जो थी, यहाँ के लोग जो थे फ्रीडम को एंजॉय ना कर पाए, फ्रीडम की उन्हें आदत नहीं डाली गई थी, और जो भी उनके करप्ट या फिर एब्यूसिव फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता था। विलियम जोन्स जैसे जो लोग थे उस समय, कई जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा ये पैटर्नलिज्म के रवैये को दिखाते हैं। इसकी वजह से जो घर पे जो लोग थे उनमें कट्टरपंथी आ गई थी, और मतलब रेडिकल कट्टरपंथी आ गई थी, और जो उनका ग्लोरियस पार्ट ऑफ इंडिया था वो उन्हें अट्रैक्ट भी करता था, और जो सिंपल पीपल्स थे वो अट्रैक्ट भी थे। वे फिर भी इंडिया में अपना जो अथॉरिटेटिव रूल है वो चलाना चाहते थे। जो भी रूल था वहाँ पे चल रहा था, और इस पे बेस्ड थे दो सिस्टम्स। पहला क्या था, पहला था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज सोवरेनिटी। वहाँ पे जो सोवरेनिटी, जो सुप्रीम पावर थी, उसका वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते थे, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वो सैंक्शनिटी कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट उन्हें किया जा रहा था। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने इंडियंस को दिखाना ये शुरू कर दिया, ये जो कंपनी है वो जो भी ज़मीन जो ले रही है या फिर वो किसी तरीके से कोई भी काम कर रही है, तो वो बेनिफिट की तरह काम कर रही है, और वो अगर कोई रोक टोक लगा रही है तो वो एक तरह से पेरेंट की तरह रोल कर रही है। इस अथॉरिटेटिव पैटर्नलिज्म को जो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थे इंडिया के द्वारा, उनके आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और जो पैटर्नलिज्म जो यहाँ के लोग थे, मतलब जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन्हीं का चल रहा था यहाँ पे, राज जो था कंपनी का चल रहा था। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंटिंग आइडियोलॉजीज़ थी अर्ली ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, जिसके अंदर इम्पेरियल अथॉरिटेटिज्म जो था वो फंक्शन कर रहा था। मतलब कि जो यहाँ के लोग थे, जो शाही लोग थे, वो यहाँ पे अपनी अथॉरिटी चला रहे थे, और जो यहाँ के लोकल एलिट्स थे इंडियन रूरल सोसाइटी के, जैसे बंगाल के ज़मींदार थे, और मद्रास में मिरासीदार के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम कर सकते थे, जिनकी जो पावर थी वो कॉर्नवालिस सिस्टम और मुनरो सिस्टम दोनों सिस्टम्स के द्वारा ये डिफाइन कर रहा था, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये कह सकते हैं जो कंपनी रोल था, उसमें जो भी मेंबर ऑफ अ सर्वेंट ऑफ अ कंपनी थे, वो क्या काम कर रहे थे, वो उस टाइम पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्टार्ट किया था,
लेकिन यदि अवध के जो तालुकदार जो थे वो हार गए थे और उनकी जो आइगनी थी, मतलब उनका जो आइगनी था वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उभर के आया। रिवॉल्ट के बाद उन्होंने जो भी कंपनी की जो फॉर्मर पोजीशन थी, जो भी ग्लोरी या फिर अथॉरिटी जो थी, उन्होंने वापस उसको रिस्टोर किया 1857 के बाद, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब जो कंपनी में जो थे, जो सर्वेंट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हिल गए थे इस बात से। 1800 के आसपास ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडियन मार्केट्स को डेवलप और इंटीग्रेट करने और जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स थे, जो भी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल थी, उसको सिक्योर किया। इसके लिए जो कंपनी थी उनको सेटलमेंट इंडिया में होना ज़रूरी था, जिससे कि वो अपनी ट्रेडिंग कर सकें। इसके लिए उन्हें एक इंडिया में एक मोर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ वो टाई अप करना चाहते थे जो भी इकॉनमी थी उनकी मदर कंट्री, मतलब जो भी उनकी इंग्लैंड जो कंट्री थी, उनके साथ वो इकॉनमी को साथ में रखना चाहते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी कई न्यू इंटेलेक्चुअल जो भी धाराएं थी, मतलब या करंट्स थी ब्रिटेन के अंदर, जिन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम के आइडिया जो था उसके इम्प्रूवमेंट, और इस प्रकार मतलब ब्रिटेन में और इंडिया में दोनों में जो भी इश्यूज़ थे उनके रिफॉर्म्स को, मतलब जो भी इश्यूज़ थे रिफॉर्म्स को लेकर, उन मुद्दों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश में कई नए आइडियाज़ और इंटरेस्ट का राइज हुआ, जिनका भारत पर फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ा, और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पावरफुल इफ़ेक्ट यूटिलिटेरियन फ़िलॉसफी का पड़ा था। जो इंग्लिश यूटिलिटेरिज्म था वो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ की बात करता था। जो इंग्लिश यूटिलिटेरिज्म था उसमें आइडिया ऑफ बेंथम के चलते थे, जिसमें यूटिलिटी के बारे में बताया गया था कि जो भी ज़रूरत है, जो सबकी भलाई के लिए जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, उसी पे काम करना चाहिए। तो यूटिलिटिज्म फिलॉसफी जो थी उसमें किया गया था इस मैक्सिम में ग्रेटेस्ट गुड का मतलब क्या होता है, इसमें होता है सबसे बड़ी भलाई, मतलब जो भी काम किया जाएगा वो सबकी भलाई के लिए किया जाएगा। तो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। हालांकि इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंग्लिश यूटिलिज्म अलग ही तरह से काम यहाँ पे करता था। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर रूलर थे उन्होंने इंग्लिश यूटिलिटेरिज्म का, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का सिर्फ एक तरह से ढोंग रचा था, या ब्रिटिश रूलर से उन्होंने ये दावा किया कि हम यहाँ पे बहुत ही बेनेवोलेंट मास्टर की तरह काम करेंगे, मतलब दयालु की तरह हम यहाँ पे लोगों के लिए काम करेंगे, और जो भी यहाँ पे लॉ बनाया जाएगा वो सबकी भलाई के लिए ही बनाया जा रहा है। उनका मानना था कि इंडिया ब्रिटिश रूल के तहत सिविलाइज था। इंडियन सिविलाइजेशन को अधिकांश बैकवर्ड लुकिंग की तरह देखा जाता था, मतलब यहाँ पे जो सभ्यता थी, मतलब जैसे यहाँ पे जो भी रिलीजन था या जो यहाँ की सभ्यता थी उसको एक पिछड़ी सोच वाला बताया जाता था, और इंग्लिशमैन इंडिया को मॉडर्निटी की तरफ ले जाने का काम करना उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट के जो भी मेरिट्स थे या फिर गुण थे या वर्च्यूज़ थे उनको सिखाए जाने थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स जो थे वो हर तरीके से इंडियंस पर कंट्रोल चाहते थे, और इसी वजह से वो अपनी इस धारणा के अकॉर्डिंग लोगों का विश्वास जीत रहे थे। इंडिया में इंग्लिश यूटिलिटेरिज्म ने ऐसे पैटर्निस्ट एटीट्यूड कॉन्टेक्स्ट के तहत उन्होंने यहाँ पे अपना जो कंट्रोल है वो पा लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं, मतलब जो इंडिया में थे, यहाँ के लोग या तो कोई डेस्पोटिक जो रूलर्स थे उनके अंडर में काम करते थे, या फिर यहाँ के जो इकोनॉमिक रिलेशन थे उनके अकॉर्डिंग चलते थे, और जो भी रिलीजन्स यहाँ चलता था उसमें अंधविश्वास ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने इंडियंस और कॉलोनियल सिस्टम में सुधार लाने के लिए रिफॉर्म्स लाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे, मतलब विग्स जो कॉन्सेप्ट था जो इंग्लैंड में चल रहा था, उसके बाद जो विग्स जो बात करता था वो एक तरह से जो भी नेटिव्स थे उनको लेकर बात करता था, वो रॉयल्टी के खिलाफ
अपना काम कर रहा था। उसके बाद पैटर्नलिस्ट जो थे वो यहाँ पर जो जैसे कंपनी जो रूल आया था उसमें वो अपनी ही चलाते थे, उसके बारे में बात किया था। फिर तीसरा जो व्यूज़ आए थे, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को सबने माना कि जितनी ज़रूरत है, जितने दूसरे की भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं उस तरीके से काम करें। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे जो इंग्लिश लॉ था वो अप्लाई किया गया था इंडिया में। अब इसके अंदर क्या था, यूटिलिटी में 3 एरियाज़ थे जिसके अंदर वो अपना स्पेशली इंटरेस्ट रखते थे। पहला लैंडेड प्रॉपर्टी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी कंट्री में अपना प्रभाव डालने के लिए, मतलब कि जो भी इंडिया में उन्होंने अपना सिस्टम को चलाने के लिए इन्होंने 3 एरियाज़ को पकड़ा था, जो कि पहले था प्रॉपर्टी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन। इसी वजह से यहाँ पे जब पहले क्या था, परमानेंट सेटलमेंट चलता था और इसमें जो भी टैक्सेस जो भी चलते थे वो किसको दिए जाते थे, उसमें राजाओं को दिए जाते थे, ज़मींदार करते थे। उसके बाद रॉयतवारी सिस्टम जो था उसको वेटेज दिया गया और रॉयतवारी सिस्टम चला। फिर मैकोले ने क्या काम किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक इंटेलिजिबल कोड्स को ट्राई किया। और जो इंग्लिश यूटिलिटेरियन का जो आइडिया था वो इसीलिए इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म का जो आइडिया था वो इसीलिए लिया गया जिससे कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया में कर सकें। जो भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है उसके साथ साथ वो डेस्पोटिक पावर, जो यहाँ की जो पावर्स थी, जो रूलर्स की जो पावर्स थी, वो उनके पास आ जाए। उनके साथ उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जो कि उन्होंने एंटायर लिबर्टियन आइडियोलॉजी को वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया। मतलब उनका सेंट्रल पॉइंट क्या था कि हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, और वो यहाँ के जो भी राजा थे या ज़मींदार थे उनको साथ लेकर लिबरल तरीके से वो काम कर रहे थे। तो यूटिलिटी उन्हें क्यों, ये इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वर्क क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ इंडिया में जो था, इंडिया को एक तरह से पिछड़ा माना जाता था। तो सो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और साथ में लेकर धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया पर पूरा कब्जा कर लिया। तो जो हमने लास्ट में ग्रेट डिबेट, जो इंग्लिश लॉ के इंट्रोडक्शन का हमने पढ़ा, इंडिया में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश लॉ का, तो उसके 3 तरीके से व्यूज़ पढ़े। विक्स एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंग्लैंड में काम कर रही थी और वो सुपरमेसी पे थी, और इसी वजह से वहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। और जो भी वहाँ पे भी यही फेस हो रहा था, जो राजा थे, रॉयल थे, वो फेवर करते थे टॉरिस्ट पार्टी को। तो विक्स उस तरीके से वहाँ पे काम कर रही थी और उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, 19वीं सेंचुरी तक चला। तो उनका जो मोटिव था वो क्या था, ट्रेडिंग सिस्टम को चलाना, या जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थे उसको सपोर्ट कर रही थी, और साथ ही साथ वो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, विक्स जो थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। अब लास्ट में जब नेक्स्ट हम बात करें पैटर्नलिस्ट की, पैटर्नलिस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी अगर जगह है, मतलब कोई भी अगर कंट्री है, वहाँ पर दूसरे के कंट्री में इंटरफेयर करना, बट एज अ पॉजिटिव वे में, मतलब एक जैसे फादर होता है अपने बच्चे का ध्यान रखता है, इस तरीके से काम करना। तो इंडिया में उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो यहाँ पर जो रूलिंग चल रही थी, यहाँ पे ज़मींदार, राजा, इस तरीके से रूलिंग चल रही थी। और कंपनी जो थी वो एक पॉजिटिव वे में इंडिया में आई, जिससे कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको बढ़ावा हो। और ये बात यहाँ के जो भी नेटिव रूलर्स थे या फिर नेटिव राजा थे उनको बहुत सही लगी, तो इसलिए उन्होंने मुग़ल स्टेट में उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। फिर उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट के बाद इन्होंने फिर से यहाँ रीऑर्गेनाइज किया यहाँ पे अपनी कंपनी को। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया यूटिलिटैरिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए यूज़ किया गया जिससे कि लोगों की जो यूटिलिटी है उसका पता किया जाए। मतलब यहाँ पे जो था रिलीजन को लेकर जो भी सुपरस्टिशियस माना जाता था, यहाँ पे वो ये जानते थे कि यहाँ पे लोग इस रिलीजन को लेकर सुपरस्टिशियस हैं, जो भी राजा हैं या फिर यहाँ के जो रूलर्स हैं वो डेस्पोटिक हैं। डेस्पोटिक का मतलब होता है वो एक तरह से अपनी तरीके से काम करते हैं, वही अपना जो भी है यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ज़मींदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम, ये सिस्टम्स को उन्होंने अप्लाई किया जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को पकड़ा। तो उसके बाद उन्होंने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे ये सोचा कि यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने 3 एरियाज़ को कंट्रोल किया। उसमें पहला था लैंड, उसके बाद लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों पॉइंट्स को उन्होंने कंट्रोल किया। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्रोटेक्ट
करने का भी करा और उन प्रॉपर्टीज़ को वो अपने पास रखते थे और जिससे उन प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये सिर्फ इसीलिए किए थे कि जिससे कि जो यहाँ पे ह्यूमंस हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज गवर्नमेंट को वो बना सकें और जो भी डेस्पोटिक पावर्स हैं जो यहाँ पे रूलर्स की जो ऐसी पावर्स हैं जो अलग अलग रूलर्स की अलग अलग जगह जो पावर्स हैं उनको वो हटा सकें और उनकी जगह वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए वो यहाँ पे एक लिबरल आइडियोलॉजी ला सकें। देन नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो है वो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था जो 1833 के एंड में समाप्त होने वाला था, मतलब ख़त्म होने वाला था, वो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट्स चार्टर एक्ट 1833 जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 या सेंट हेलेना एक्ट 1833 के रूप में जाना जाता है। उसके रिजल्ट्स में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना आइलैंड पर कंट्रोल खो दिया था। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो उसकी हिस्ट्री विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ थी जिसका इम्पैक्ट ग्रेट ब्रिटेन पर काफ़ी पड़ा था। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए गवर्नमेंट के अप्रोच के रूप में लेजी फेरी फिलॉसफी को अपनाया गया, क्योंकि जो लिबरल मूवमेंट था उसका आउटकम निकल के आया जो कि रिफॉर्म एक्ट 1832 में था। मतलब 1832 के रिफॉर्म एक्ट के रूप में आया था। 1833 में पार्लियामेंट से फ्रीडम और चेंजेस के इस एरा में चार्टर को रिन्यू करने के लिए किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट का जो ड्राफ्ट था उस समय क्या था, ब्रिटेन में जो वहाँ के पॉलिटिकल क्लाइमेट था उसमें चेंज और लिबरल विचारों की मांग कर रहा था। मतलब कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिस्टर्बेंस चला था ग्रेट ब्रिटेन में उस टाइम पे। तो 1833 के चार्टर इसीलिए पास हुआ था जिससे कि वो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को आगे और चला सके। इसी वजह से जो कॉर्पोरेट पॉलिसी थी उसको मेंटेन करने के लिए मैकोले को रखा गया और जो भी प्रेडिक्शन थे उनका बाद में वो डिफरेंट हो गया। मतलब पहले यहाँ पे क्या था, वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट पॉलिसी को अप्लाई करने आए थे चार्टर 1833 में, बट उसके बाद क्या था, यहाँ पे जो इंग्लिश लॉ था वो अप्लाई होने के साथ साथ वो लोग मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल इंडिया पे ज़्यादा होता चला गया। जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में विग्स पार्टी द्वारा किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पावर में वही थी, और जो भी लेजिस्लेचर था उसमें जो रिफॉर्म था फ्री ट्रेड लॉ कोडिफिकेशन के बारे में था, जो कि वो इस तरीके से अपने जो रिफॉर्म्स थे वो ला रहे थे ब्रिटेन में। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ता था, इंडिया में पड़ता था। इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में चार्टर 1833 में पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन किया गया। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833 प्रोविजंस आता है। सो फर्स्ट आता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल का ऑफिस, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। उसके पास सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी थी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके अंदर जितनी भी पावर थी, इंडिया की जो एंटायर एरिया की जो पावर थी उसको ब्रिटिश को दे दिया गया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। देन नेक्स्ट आता है पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसकी क्या पावर थी, कोई भी लॉ या रेगुलेशंस जो भी एनफोर्स किया जाता था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, उसको रिपील, अमेंड और चेंज करने की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, जो कि काउंसिल में बैठता था। किसी भी टाइम अगर वो किसी टॉपिक को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो गवर्नर जो जनरल का जो भी जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, और उसके पास राइट होगा कि वो उसको ओवर रूल कर सके। और इन द कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल गवर्नर जनरल जो था वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू इनसे रिलेटेड मैटर्स को भी देख सकता है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा जो भी किसी भी लॉ को वीटो पावर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन काउंसिल में गवर्नर जनरल को इंडिया के ब्रिटिश रूलर में सभी इंडिविजुअल्स के लिए किसी भी लॉ या रेगुलेशन को रिपील करने और अमेंड करने का अधिकार दिया गया था। फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेशन था जिसमें कि फोर्थ गवर्नर जनरल मेंबर टू द काउंसिल को अपॉइंटमेंट किया गया, और इसमें जो मीटिंग्स थी उसमें पार्टिसिपेट करने को परमिट किया गया और वोट को भी कास्ट किया गया।
लॉ को पास करने के लिए। तो इसी तरह से चार्टर एक्ट 1833 के ज़रिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था ब्रिटिशर्स का। देन नेक्स्ट आता है एबोल्यूशन ऑफ कॉमर्स प्रिविलेजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉरपोरेशन ने अपनी सभी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को एबॉलिश कर दिया था। इसका अर्थ है कि फर्म अब टी और चीन से गुड्स के व्यापार मतलब कि ट्रेडिंग पर अपना मोनोपोली से लाभ नहीं उठा सकते थे, जो 1813 के चार्टर एक्ट के कारण उन बिजनेस को अपनी ज़मीन को लैंड को मजिस्ट्री अपने हायर्स और अपने सक्सेसर के लिए ट्रस्टी की हैसियत से रखने की अनुमति दी गई थी। लीगल ब्रिटिश कॉलोनी चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर के अनुसार यूरोपियन और ब्रिटिशर्स के जो भी इमिग्रेंट्स थे उन पर लगाई गई थी उनकी जो लिमिटेशन थी उनको हटा दिया गया। अब यूरोपियन और ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने या रखने की अनुमति थी। अब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते थे, रह सकते थे और इंडिया ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी बन गया था। मतलब क्या था इसमें, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने कॉमर्शियल प्रिविलेजेस को हटा दिया था। पहले क्या था कि वो यूरोपियंस को यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देता था, बट इसके बाद उन्होंने इस जो चार्टर एक्ट 1830 में था तो ट्रेडिंग होती थी चाइना से, तो उसमें वो मोनोपोली का बेनिफिट नहीं ले पाता था। उसके बाद उसने क्या काम करा, ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया, जो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में आ सकते थे, अपना किसी भी जो भी प्रॉपर्टी को बेच सकते थे, ले सकते थे, यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। तो इस वजह से क्या था, एक तरह से जो इंडिया था वो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स हो गया था। मतलब यहाँ पे जो थे पूरा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स का हो गया था। देन आता है नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रेसिडेंट था उसकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स ने ले ली थी। इस एक्ट में एक क्लॉज था जिसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल को डिवाइड करके आगरा और फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी बनाता, बट ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देन नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन। इस स्टैट्यूट ने अलाउ किया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज किया जाए। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की मनी रेज करने की या फिर उसे स्पेंड करने की जो भी क्षमता थी, मतलब जो भी उनकी कैपेसिटी थी, उसको वो लिमिटेड कर दिया जाए, उसको कॉन्स्ट्रेंट कर दिया जाए। जितने भी फाइनेंशियल मैटर थे जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इंक्लूड थे, उसको पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन। चार्टर एक्ट 1833 में बिगिनिंग हो गया था कोडिफाई करने के लिए, मतलब लॉ को कोडिफाई करने के लिए स्टार्ट कर दिया था, बिगिनिंग हो गया था। लॉ कमीशन जो था उसको अपॉइंट किया गया सेक्शन 53 ऑफ द 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार। तो जो लॉ कमीशन थी उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी इंडियन लॉ है उसको कोडिफाई किया। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इस्टेब्लिश किया था 1834 में, जो कि फर्स्ट स्टेप था कोडिफाइंग लॉ को कोडिफाई करने का। लॉर्ड मैकुले उस टाइम पे चेयरमैन थे और जो अदर 3 मेंबर थे JM मैल्डरिया और GW एंडरसन और CH कैमरॉन, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव ये 3 मेंबर थे जो रिप्रेजेंट करते थे रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को। और इसी टाइम पे पीनल कोड को ड्राफ्ट किया गया जिसको मैकुले कोड कहा गया और बाद में लॉ कमीशन ने 1837 में उसको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ड्राफ्ट, ये जो 1860 का जो ड्राफ्ट था ये इम्प्लीमेंट नहीं किए। जो 57 में जब रिवॉल्ट हुआ था तो उसको ड्राफ्ट नहीं किया गया। किसको नहीं किया गया? IPC को। जब तक IPC को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जब तक कि 1860 में। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 1860 इंट्रोडक्शन किया गया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1859 में पहली बार और पीनल कोड का 1860 में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 1862 में। तो इसका प्रपोजल जो दिया गया था वो फर्स्ट लॉ कमीशन में दिया गया था मैकुले के टाइम पे मैकुले वहाँ के चेयरमैन थे। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न आता है अटेम्प्ट टू ओपन अ सिविल सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इस एक्ट में बैरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए जो कि बेस था रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे उनको अलाउ किया गया
कि वो इस सिविल सर्विसेज में इन्वॉल्व हों, और जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको रिड्यूस करके उन्होंने एक मेरिट जो था उसके बेस्ड कर दिया था। जो फर्स्ट लॉ जो बनाया गया था इंडियन नेशनल्स के लिए वो यही था कि वो ओपनली कंट्री की गवर्नमेंट में पार्ट ले सकते हैं अंडर द चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। इस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके पास अथॉरिटी थी कि वो नॉमिनेट करते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को 4 टाइम्स, और जितने भी कैंडिडेट होते थे हर साल उनके लिए पोजीशंस को ओपन किया जाता था, वैकेंसीज दी जाती थी। और ये एक अटैम्प्ट था जिसमें कि ओपन कंपटीशन सिस्टम, ये एक अटैम्प्ट था जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था एज आ ओपन कंपटीशन सिस्टम सिविल सर्विस के लिए। हालांकि इस ओपन कॉम्पिटिटिव अप्रोच ने नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देन नेक्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इस ऑर्डिनेंस में स्लेवरी को रिड्यूस किया। स्लेवरी का मतलब होता है दासता, मतलब कि जो दासी होते हैं उस किसी के अंडर काम करते हैं दासी के रूप में, तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एबॉलिश किया। इस ऑर्डिनेंस को रिडक्शन इन स्लेवरी कहते थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया में एग्जिस्ट हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में किसकी पार्टी थी, विक्स की पार्टी सुपरमेसिव। तो उनका जो मोटिव था वो यही था कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी उनका वन ऑफ द मोटिव भी था। तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने एक्शन लिए थे जिससे कि स्लेवरी जो है उसको हटा दिया जाए, और इंडिया में 1843 के एक्ट 5 के अकॉर्डिंग स्लेवरी था उसको आउटलॉड, स्लेवरी को गैर कानून घोषित कर दिया गया था। देन नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ द बाइशॉप। बाइशॉप क्या होता है, एक तरह से जो प्रेस्ट होते हैं ना, जैसे हाई पोजीशन में कोई, जैसे क्रिश्चियन है कोई, और क्रिश्चियन में अगर कोई क्रिश्चियन चर्च है और उसके अंदर जो चर्च के अंदर जो भी कोई प्रिस्ट होगा जो हाई पोजीशन में, और उसके पास जितनी भी जो उसके आसपास के जो जगह है उसका जो वो एक तरह से हाईएस्ट पोजीशन में होता है, उसको कहते हैं बाइशॉप। तो उन्होंने इंक्रीज कर दिया था नंबर ऑफ बाइशॉप को। 1833 एक्ट में 3 बाइशॉप्स, इसके अंतर्गत 3 बाइशॉप्स बनाए गए, जो कि बाइशॉप कलकत्ता था उसको मेट्रोपॉलिटन बाइशॉप्स बनाया गया इंडिया का। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। इसका सिग्निफिकेंस, इस चार्टर के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया थी उसके अंदर यूनिफाइड और पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। इस एक्ट में प्रोविज़न बनाया गया लॉ को कोडिफिकेशन करने के लिए, और इसी वजह से जो यहाँ के नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पार्टिसिपेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया, और उनका जो ब्रिटिशर्स का जो था वहाँ पे स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया अपनाया गया। और इसका एक सिग्निफिकेंट स्टेप ये भी था कि इन्होंने कंसोलिडेट किया था और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया, जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका प्रमोशन करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको बनाया गया। इस लॉ के अंतर्गत इंडियन नेशनल्स को भी फ्रीडम दी गई कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, मतलब कंट्री जो उस वक्त कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके अंदर विदाउट हिंड्रेंस। मतलब फर्स्ट टाइम जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया गया था। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। मतलब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ से क्या था, यहाँ पे जो लॉ चल रहे थे उनको कोडिफाइड किया गया, जैसे कि यहाँ पे CRPC आया, CPC आया, IPC आया, तो वो क्या था, उन लॉज को कोडिफाइड किया गया। उसका भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के ड्रॉबैक की। जो गवर्नमेंट एंड काउंसिल थी उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, क्योंकि वो ओवर सेंट्रलाइज हो गई थी और वो टाइम नहीं दे पा रही थी, अटेंशन नहीं दे पा रही थी। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स थे उनकी मैटर्स को वो अटेंशन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सुप्रीम काउंसिल के अंदर कोई प्रेसिडेंसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी उनको ज़रूरत थी कि उनको जब भी ज़रूरत होती थी या डिमांड जो भी थी उनको वो सुन नहीं पाते थे या फिर उनको एड्रेस नहीं कर पाते थे। जो प्रेसिडेंसी थी वो डिससेटिस्फाई थी उस सिचुएशन से, और यहाँ तक कि जो पॉलिसी थी या लॉ जो भी बनाया गया था सुप्रीम काउंसिल में उसमें लिटिल इंटरेस्ट दिखा रही थी। गवर्नर जनरल को चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंसी पे अथॉरिटी इफेक्टिव तो कर ली थी, बट साथ साथ क्या था, एफिशिएंट कम्युनिकेशन टूल जो था उस टाइम पे नहीं था।
तो इसी वजह से वो उन्हें सभी एरियाज पे अपना कवर करना, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना मुश्किल हो रहा था। और जो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाउंड की गई थी, जो स्टैब्लिश की गई थी, वो कलकत्ता में की गई थी। बाकी जो एरियाज थे वहाँ पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जो गवर्नर जनरल के पास सारी पावर थी और उसके पास इतनी पावर थी कि वो एक वर्क करती थी एक अथॉरिटेरियन की तरह। साथ ही साथ उनका ये ड्रॉबैक रहा कि सारी पावर जो थी गवर्नर जनरल पे थी, उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे एरिया वाइज और प्रेसिडेंसी वाइज भी। बस जो था कलकत्ता में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को फाउंड कर दिया था और जो भी रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से क्या था, चार्टर एक्ट 1833 का ड्रॉबैक जो था वो ये निकल के सामने आया। देन नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 एक जो चार्टर एक्ट से सिक्वल थे उसका फाइनल वन था, जो कि कंपनी रूल के अंडर आया था। जितने भी एक्ट बने गए 1773 से लेके 1758 तक, जब क्राउन रूल आया था, उसके अंदर मोस्ट स्ट्राइकिंग एक्ट्स में से ये थे ऑल द टाइम। और इस एक्ट के अंतर्गत जो था सेलेक्ट कमिटी ऑफ इंक्वायरी 1852 में इस्टेब्लिश किया गया और उनके सजेशन के अकॉर्डिंग ही ये काम करता था। और अंडर द चार्टर 1853 इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो था प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, उसकी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जगह ले ली थी। मतलब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। उसके बाद आता है फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1853 का जो चार्टर था उसकी हेल्प से जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो सेपरेट कर दी गई थी और वो उनके फंक्शंस अलग कर दिए गए थे। देन जो चार्टर 53 का था उसके अंदर कॉन्टेम्प्रेरी काइंड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फाउंडेशन किया गया। मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था उसका फाउंडेशन किया गया। उसके बाद जो भी पिछले चार्टर एक्ट में जो मौजूद समय में जो भी समय की सीमा को एक्ट से हटा दिया गया और इस प्रकार इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको डेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया गया। मतलब कि जो चार्टर एक्ट था 33 उसमें 20 इयर्स था ना उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंशन पीरियड। उसके बाद 1853 में उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए वहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। देन उसके बाद आता है जो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको डिक्रीज करके 6 कर दिए थे और जो हम मेंबर्स जो थे वो सब नॉमिनेट किए जाते थे क्राउन के द्वारा। क्राउन कौन सा था, जो भी आपका इंग्लैंड में जो भी गवर्नमेंट थी उनके अनुसार वहां पे काम चलता था। चार्टर एक्ट 1853 ने जो भी गवर्नमेंट जॉब्स रिकमेंडेशन से आधार पर दी जाती थी उन पॉलिसीज को खत्म कर दिया और इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडिया के अंदर। और ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लीड कर रहा था। जिस टाइम बहुत सालों बाद जो सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किया गया। और जो मेंबर थे मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और सर्टेन नॉर्थन वेस्ट प्रोविंसेस, उनके भी मेंबर्स इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उनको रखा गया। देन आता है प्रोविजन अंडर द चार्टर एक्ट 1853। अब इसके प्रोविजन आते हैं तो फर्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनिशियली जो काउंसिल में 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो सभी मैटर्स पे गाइड करते थे। हालांकि 1853 के चार्टर एक्ट के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स जो थे 24 से घटाकर 18 कर दिए और फिर 6 कर दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन में से एक यह थी, ये 6 मेंबर्स जो थे इनके ऊपर क्राउन रूल चलता था। मतलब ये जो नॉमिनेट किए जाते थे वो क्राउन के द्वारा किए जाते थे। देन नेक्स्ट आता है पावर ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रेसिडेंसी। नई प्रेसिडेंसी लाने की शक्ति। चार्टर एक्ट 1853 के साथ ही अलग अलग प्रेसिडेंसी जो थी स्टैब्लिश करने का जो कॉन्सेप्ट था वो सामने आया और इस एक्ट में ऑथराइज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि वो अपॉइंट कर सके लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्टेट ऑफ पंजाब के लिए। और इसके बाद 1859 में न्यू प्रेसिडेंसी को इनिशिएट किया गया। देन नेक्स्ट आता है ओपनिंग सिविल सर्विसेज फॉर ऑल। सिविल सर्विसेज को ओपन किया गया सबके लिए और ये जो चार्टर था 1853 का, इसके अंदर सिविल सर्विसेज जो ओपन किया था वो इंडियंस के लिए किया गया था, सभी इंडियंस के लिए किया गया था और सभी के लिए किया गया था। और जो चार्टर 1853 था इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो रिकमेंडेशन के बेस पे जो मिलती थी उनको पॉलिसी को खत्म कर दिया गया।
नाउ इंडियंस जो थे वो सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए वो से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो पैदा हुआ। देन नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल और काउंसिल। देन फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफिस को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर फंक्शन था काउंसिल का, वो दो सेपरेट लेवल पे डिफरेंट लेवल्स पे काम करता था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। प्रीवियसली जो काउंसिल थे उसके अंदर 6 मेंबर्स थे, बट अब जो था उसको बढ़ा दिया गया, 6 से 12 कर दिया गया। सो अब तक हमने जो पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रेट डिबेट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर इंग्लिश लॉ का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें जो भी व्यूज़ थे, जो ग्रेट डिबेट हुआ था तीन लोगों के बीच, तीन ग्रुप्स के बीच में। पहले था आपका विग्स पॉलिटिकल जो पार्टी थी, उनका जो व्यूज़ थे वो क्या थे, जैसे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का जो था वो उनका पॉइंट था, फ्री ट्रेड का था, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड का था, तो और पार्लियामेंट्री सिस्टम का था। उसके बाद पैटर्नलिस्ट जो थे वो यहाँ पे जब यहाँ पे कंपनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने किस तरीके से जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनसे लोगों को बचाने के लिए, मतलब इंडिया में उनको ये प्रिटेंड किया कि उनसे बचाने के लिए, ट्रेड को यहाँ पे फैलाने के लिए उन्होंने पैटर्नलिस्ट की तरह एक काम किया। उसके बाद यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, जो कि गुड यूटिलिटी जो है वो सबके लिए ही भला, मतलब यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये कहा गया है जो भी लॉ बनाया जाता है वो सबके भलाई के लिए बनाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम किया और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए उन्होंने इंडिया में अपना प्लेस बनाया। और उसके बाद 1833 का उसके बाद चार्टर्स आए। सो जो पहला चार्टर जो आया था वो 1600 में आया था। उसके आते आते जब लास्ट में जब 1833 का जो चार्टर था उसमें इम्पॉर्टेंट रोल था जो कंपनी का, वो सामने निकल के आया, जिसके अंदर लॉ कमीशन को फर्स्ट लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। लॉर्ड मैकोले जो थे उन्होंने इंडियन पीनल कोड CRPC CPC इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनेक्ट किया गया। तो इस तरीके से जो चार्टर 1833 है उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इस तरीके से जो 1833 का चार्टर था वो स्पेशली कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था कंपनी रूलर्स के लिए, जो कंपनी में काम करते थे, उन सर्वेंट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए। देन उसके बाद जो प्रोविजंस 1853 आता है तो 1853 के प्रोविज़न में लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। और उसके बाद जो भी कंपनी की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट होने वाला था। इस तरह का जो प्रोविज़न था इसके अंदर जो सिविल सर्विसेज है वो ओपन किया गया टू ऑल इंडियंस, मतलब सबके लिए, इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, सबके लिए ओपन कर दिया गया। और जो भी जॉब्स वहाँ प्रोवाइड की जाती थी, जो रिकमेंडेशन के थ्रू जॉब्स प्रोवाइड की जाती थी, उनको ख़त्म कर दिया गया। न्यू प्रेसिडेंसी बनाएगी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी पावर को कम करने के लिए उन्हें कुल मिला के जितने भी इसमें चेंजेस आए, जो भी प्रोविजंस यहाँ पे आए, उसके अंतर्गत जो धीरे धीरे जो है कंपनी की पावर को कम कर दिया गया और क्राउन रूल जो है वो उभर के आ रहा था। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।